देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आज एक वाक़या हुआ बड़ा दोबारा से याद आ गई उस ज़माने की हमें, जब हम बात कर रहे थे एपीएस के बाद की और नेशनल एक्शन प्लान के बाद बात करते थे उसके ऊपर, और उसमें हमने रिफॉर्म्स भी की। आज जो वाक़या हुआ उसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो ये है कि हमने ये देखा कि कोई 3:30 बजे के करीब जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी है उसके कॉम्प्लेक्स पे हमला होता है। पहले फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तकरीबन आधे घंटे तक ये सिलसिला जारी रखता है। उसके बाद धमाके शुरू हो जाते हैं, और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 10 धमाके भी हुए। खैर बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया, और ये जो बीएलए के दहशतगर्द थे, 8 दहशतगर्द हमलावर थे, उनको जहन्नुम वासिल किया। अच्छा खैर, हम इस पे तो हम बात करेंगे, साथ हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा रिवाइज़ करें उस नेशनल एक्शन प्लान की उन शकों को जिस पे पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करना था और दहशतगर्दी को यहाँ से ख़त्म करना था। इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। सरदार नज़ाकत है हमारे पास टेलीफोन लाइन पर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उसके अलावा शेख जावेद मीर हैं मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। शेख साहब, आप क्या कहेंगे? हम अपने माशी मसाइल का तो रोना रो रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, तो कुछ ज़्यादा ही, और लेकिन हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। हम देख रहे हैं हमें सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और आज हमने देखा है कि एक और बड़ा हमला हुआ है। इसको हम एक बड़ा हमला कह सकते हैं। क्या कहेंगे? साथ साथ मईशत के बाद इस नई गवर्नमेंट को कितना बड़े चैलेंजेस में ये सिक्योरिटी चैलेंज का सामना होगा? ये जो हमला हुआ है आज ग्वादर में, ये आप खाली इंटरनल इसको मामला नहीं कह सकते, एक्सटर्नल इश्यूज भी है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, और जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसकी जो है हर वक्त कोशिश रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। और ख़ासतौर पर जब इलेक्शंस के बाद अब जब नई हुकूमत आई है तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह के मामला होंगे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, क्योंकि इकनॉमिक चैलेंजेस जो पाकिस्तान फेस कर रहा है और जो सिचुएशन है उसमें ये समझते हैं जो हमारे दुश्मन मुल्क है और जो दुश्मन है पाकिस्तान के, वो इस चीज से शायद हमारा हौसला कम करेंगे। बट उन सबको ये पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कौम है, इसका हौसला पस्त नहीं होता। हम इंशाल्लाह खड़े से खड़े रहेंगे, डट के मुकाबला करेंगे सारे चैलेंजेस का। अच्छा, ये तो ठीक है जावेद साहब, लेकिन एक चीज़ और जिसको मैं ये सोच रही थी आज प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, आपको याद होगा 2014 में जब एपीएस का वाकया हुआ था। उसके बाद बड़े जोश खरोश से फिर हमने देखा ऑपरेशन ज़रबेज़ हुआ और काफ़ी ऑपरेशन कंडक्टेड किए गए पाक फ़ौज की जानब से, लेकिन उसमें काफ़ी सारी जो 20 नुकात थे, उनमें से चंद नुकात ऐसे थे जिन पे कभी अमल हुआ ही नहीं। अगर उन पे अमल होता तो शायद आज जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की सूरत हाल कुछ बेहतर होती। इतना बड़ा गैप आ गया है, इस गवर्नमेंट को कितना चैलेंजेस का सामना होगा इससे? पाक फौज को कल भी सलाम था और पाक फौज को आज भी सलाम है, और जितनी शहादतें मैं समझता हूँ कि पाक फौज ने देखी है, किसी भी दुनिया में किसी फौज ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी पाकिस्तान फौज ने कुर्बानियां दी है। ये चैलेंजेस जरूर है, और बीएलए को मैं नहीं समझता कि ये बीएलए कोई बीएलए चीज है। ये एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल सपोर्ट है इस तरह के कुछ दहशतगर्दों को, और इन पे कसूर जो है मैं समझता हूँ कि जो सियासी हमारी पार्टियां हैं उनको आपस में एक होने की जरूरत है। जब मुल्क की बात आती है तो सबको एक पेज पे होना चाहिए, अपनी सियासतों को पीछे छोड़ना चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए। बदकिस्मती से एक पार्टी जो इश्तिहार फैलाती रही पाकिस्तान में, आज भी जो है वो डायलॉग के मूड में नहीं है। वो कहते हैं हम किसी बात नहीं करेंगे। तो हमसे पाकिस्तान प्रॉब्लम यहाँ फेस करिए कि एक जमात ऐसी है जो बात नहीं करना चाहती है और पाकिस्तान का सोचना नहीं चाहती। जिस दिन शायद उनको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान को जरूरत है कि ये सब एक साथ हो और सब एक फैसला करके और पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए, तो मसले बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी, जावेद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं जावेद साहब से जो है वो मौक़िफ़ ले रही थी कि आज जो गवादर में हुआ और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है
وہ کہاں تک پہنچا, کیا سیکیورٹی کے جو ہمارے خدشات ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال ہے, اس پہ جو نئی حکومت ہے اس سے کتنے چیلنجز کا سامنا ہوگا. مجھے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پہ سورج تھیبو نے, رہنمائی مسلم لیگ نون کی. سورج صاحبہ, جیسے میں نے اپنے ابھی ابتدائی میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا گوادر میں جو کچھ ہوا ہے, بی ایل اے کی طرف سے دہشت گردی کا واقعہ, اور 8 جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ حملہ آور تھے, اور سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی سے یہ آپریشن کیا. لیکن کنسرن بات وہی ہے کہ ہم نے ایک سبق سیکھا تھا 2014 میں اے پی ایس سے, اور اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا تھا. وہ اس دور سے لے کے 2014 سے لے کے اب ہم 2024 میں کھڑے ہیں. 10 سالوں میں ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا, اور یہ بھی تھوڑا سا اس پہ اپنا موقف دیجیے گا آپ, کہ جو آج کا واقعہ ہے اس پہ آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ مہربانی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں یا اس سے پہلے بھی جبھی بھی اس ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے, اس میں مسلم لیگ نون نے ایک بہترین آپریشن کر کے دہشت گردی کو کم کیا, اور اس وقت پھر سے یہ شروع ہو گیا ہے, نہ صرف گوادر میں پر کیپٹیکے میں بھی جو ہوا تھا, جس میں ہمارے جوان بھی جو ہے شہید ہو گئے تھے. تو یہ بڑا افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں. اور پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ایک جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے ٹرولنگ کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے ہماری افواج یا جو ہمارے جوان ہیں اس سرحد کی, اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں, تو اس پہ تنقید ہو رہی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ملک کے جو ہے یہ سجن ہے یا ملک کے دشمن ہے. اس طرح سے یہ نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں, وہ فوج کے ادارے ہیں, دوسرے ادارے ہیں, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس دہشت گردی کے اور ملک دشمنوں کے جو ہے سر کچل دیں گے. انشاءاللہ امن ہوگا. لیکن یہ سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے, اس ملک کو کی جو شمولیت ہے اور جو یہ حکومتیں آئی ہیں, یہ ان لوگوں کو جو ہے ہضم نہیں ہو رہی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ گھس کر اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایسے ناپاک ارادے جو ہے دشمنوں کے ٹل دیے جائیں گے. اچھا, میرے ساتھ جاوید صاحب بھی موجود ہیں, رہنمائی پیپلز پارٹی کے شیخ جاوید, اور ان کا موقف تھا. انہوں نے بڑی ڈیٹیل ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کتنے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہوگا. بالکل ہوگا, کیونکہ کے پی کے حالات دیکھ لیں, اگر آپ بلوچستان کے دیکھ لیں, تو وہ ان میں آئے دن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں, کوئی آپریشن لانچ کرتے ہیں, اس کے بعد 1-2 سال کے بعد دوبارہ سے دہشت گرد ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں تک یہ بات درست ہے کہ 2-3 سال بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیریز آف اٹیکس آتے ہیں, پھر اس میں جب فوج آپریشن کرتی ہے, سیکورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں, اس کے بعد کمی آتی ہے, پھر 2-3 سال بعد جو ہے یہ ویو آتی ہے. دیکھیں, ہماری بہن سورج تھیبو صاحبہ نے صرف سرکار کی بات کی, گورنمنٹ کی بات کی. یہ بات اس سے بڑھ کے ہے. بات ہے سی پیک کی. جو ہمارے دشمن ہیں وہ سی پیک کو پاکستان میں کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, اور گوادر جو ہے وہ ایک سی پیک کا بہت ایک اسٹریٹجک کمپوننٹ ہے. اور گوادر وہ برداشت کسی کو, جو ہمارے دشمن ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہا. تو ان کی ہمیشہ عادت, کوشش یہ رہی ہے کہ گوادر کو ڈسٹیبلائز کرے. اب ضرورت یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ بات سمجھے کہ الیکشن ہو گئے, ان کے کوئی گریوینسز ہیں, ان کی ٹریبونلز ہیں, جائیں ادھر. اب وہ سب چیزیں چھوڑے, ملک کی بات کریں. ساری جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ چیلنجز کا سامنا جو ہے سب مل کے کریں. آپ جب ایک پارٹی الگ جا کے کھڑی ہو جائے گی اور فوج کو کرٹیسائز کرے گی اور فوج کے خلاف بات کرے گی, تو اس کا فائدہ دشمنوں کو ہونا ہے, اس کا فائدہ کبھی بھی پاکستان کو نہیں ہوگا. تو یہ بات تو پی ٹی آئی کو اس کو ریلائز کرنی چاہیے, اور کھل کے سامنے آنا چاہیے کہ نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ان کو اپنی پیٹریوٹزم اس وقت
दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन जैसा कि हमने देखा उनको भी जरूरत है। शेख साहब, आपकी बात को ही मैं आगे लेके चलूंगी कि हमने देखा जावेद साहब के पीटीआई सियासी जो जितने उमूर थे उसमें मिलके बैठने या टेबल टॉक के लिए राजी नहीं थी। अदम एतमाद की तहरीक हो गई, मुकदमात हो गए, 9 मई का वाकया हो गया, फिर इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट हो गई। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारी पार्टियां एक पेज पे नहीं है। सही है। जब तक सारी पार्टियां एक पेज पे नहीं होगी तो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हमारा जो है वो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको समझना है कि अब हमने पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। ये बहुत हो गया इंतजार इस मुल्क में, अब ये मुल्क इंतजार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने अब ये सारी चीजों को पीछे छोड़ के आगे चलना है और इस मुल्क को बचाना है। हमने मुल्क को बचाने की बात कर ली है। तो अगर हम ये मुल्क बचाने की बात करें, आपको समझ आता है, मुझे समझ में आता है, सोरठ साहिबा है उनको समझ में आता है, और बाकी सियासी जमातें और लीडरान को समझ में आता है, ये बात उनकी लीडरशिप को क्यों नहीं समझ में आ रही कि अनस्टेबिलिटी होगी अगर इकनॉमिकली भी या सिक्योरिटी के पे भी, नेशनल सिक्योरिटी पे भी, तो पाकिस्तान जो है वो ना तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खुदा खास्ता खतरा हो सकता है, इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहेंगे। क्या कोई मीडिएटर है बीच में जो उनको राज़ी कर सके, या आप लोग सजेस्ट करेंगे कोई मीडिएटर होना चाहिए जो बात कर सके, उनको इस पेज पे ले आए कि वो टेबल टॉक कर सकें? देखिए, ये कह रहा है कि शायद उनको समझ नहीं आता, समझ उनको सब आ रहा है। वो सब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है इन सारी बातों से, बट शायद वो पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं तभी वो बात नहीं करना चाहते। एक दफा नहीं, मुख्तलिफ औकात पे उन्होंने ये बात कही कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करना चाहते। जब आप किसी को बात नहीं करना चाहता तो मीडिएटर का तो रोल आता ही नहीं है। मीडिएटर का रोल तो जब आएगा जब दो फरीकैन आपस में बात करने को तैयार हो। जब वो बात करने को तैयार नहीं है तो मीडिएशन किस बात की होनी है? तो फिर इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में देख ही नहीं रहे कि कोई टेबल टॉक होने जा रही है। टेबल टॉक तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमने फैसला करना है। फैसला ये करना है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है वो पाकिस्तान के साथ है या नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है तो फिर वो पाकिस्तान में उसको एग्जिस्ट करने का भी कोई हक नहीं रहता, तो फिर वो उसका वो हक भी खत्म हो जाता है। तो ये फिर पाकिस्तान ने फैसला करना है, आज पाकिस्तान के इदारों ने फैसला करना है। पाकिस्तान सियासी पार्टीज और पाकिस्तान के इदारे मिलके बैठेंगे तो शायद कुछ हल हमें नजर आएगा। सोरठ साहिबा, आप क्या कहती हैं, आपका मौकफ क्या है इस बात के ऊपर कि किस तरीके से हम ये माशी और ये जो सिक्योरिटी बहरान है, जो हमारे पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं? माशी बहरान की बात कर रही हैं आप? मैं माशी बहरान के साथ साथ, माशी बहरान तो चल ही रहा है ना, उस पर तो सारे जमातें बात ही कर रही हैं ना। हमारे पास तो एक सबसे बड़ा मसला माशी बहरान ही है इस वक्त, सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन उसके साथ हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी भी है, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो बॉर्डर पे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छी नहीं है सिक्योरिटी के मामलात, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल सही बात है। जिसे जावेद साहब ने कहा कि इस मुल्क का सीट, आवाज थोड़ी बढ़ाइएगा, मुझे सूरज साहिबा की आवाज नहीं आ रही। मैं आवाज बढ़ाती हूँ। एक्चुअली वो मैंने उसको कहा था कि वो मेरी दूसरी फोन पे आप करें तो उस पे आवाज ठीक है, लेकिन मैं आवाज बढ़ाती हूँ सर आगे। एक्चुअली जैसे जावेद साहब ने कहा कि सीपेक क्योंकि ये खटकता है, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ममालिक को खटकता है। शुरू से आपको याद होगा 2013 के बाद जब उन्होंने 14 में जब ये धरना दिया था, आपको याद था उस वक्त चाइना का सदर आ रहा था पाकिस्तान। जी जी। तो उस वक्त जो है न्याजी साहब ने धरना खत्म नहीं किया था क्योंकि वो चाहता था कि ना आए। आप देखिए कड़ियां कहाँ पे मिलती हैं, वो चाहता था कि ना आए। और उसके बाद जो है वो सीपेक उन्होंने जैसे खत्म कर दिया जब हुकूमत में आए। उसके बाद जो है उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत चलाई और फिर जिस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों को, उन लोगों को जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे वो हमारे पाकिस्तान में ले आए। उसके बाद जैसे 9 मई को जो वाकयात हुए वो कौम के सामने है। तो आप ये साबित करते हैं कि ये क्या चीज है, या ये मुल्क के साथ कौन सी सच्चाई है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी पे मुबनी जो ये रवैये हैं या जो इनके अमल है वो जाहिर करता है कि मुल्क के साथ सच्चे नहीं है। दूसरी बात ये आपने जैसे बात की कि ये डायलॉग करना चाहिए। देखो सियासी पार्टियां जो जमहूरी पार्टियां होती हैं वो डायलॉग करती हैं, टेबल टॉक करती हैं, लेकिन कभी भी इमरान खान ने ये नहीं चाहा कि सियासी कुव्वतों के साथ बैठकर बात करें, कभी भी नहीं।
क्योंकि वो सियासी ज़हन ही नहीं है, वो जमहूरी ज़हनियत ही नहीं है। उसको किस तरीके से भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है, किस तरीके से वो इक़्तिदार लेना है। तो इसी तरीके से सियासी पार्टियां नहीं होती जो इस तरह से सोचे कि हमें किसी से साथ नहीं बैठा है, मैं ही बेहतर हूँ, मैं ही सबसे ऊपर से आया हुआ हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये सियासी सोच नहीं है, ये जमहूरी सोच नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि वो उसके साथ कौन बात कर सकता है, किस तरीके से बात की जा सकती है, जो वो चाहता ही नहीं है कि किसी से साथ बात हो। एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट भी यही है। मैंने इसीलिए मीडिएटर का सवाल किया था जावेद साहब से कि क्या हम कोई ऐसा न्यूट्रल बंदा रख सकते हैं एज ए मीडिएटर, जो कि जो पीटीआई की जो जमात है इसके साथ, बाकी सियासी जमातों के साथ और इदारों के साथ मिल बैठ के इसके नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद दोबारा करना शुरू करें। 2014 में बना था, 2024 आ गया है, 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन हम दहशतगर्दी से बाहर, जो दहशतगर्दी ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, यहाँ के लोगों को पहुंचाया है, शायद ही किसी कंट्री में ऐसा हुआ होगा। लेकिन हम अभी तक, हम 10 साल गुजरने के बाद भी ये 20 नुकात नहीं पूरे कर सके। तो जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि 10 साल के बाद फिर वो चक्कर फिर कर वहीं पे हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बीच में जिस तरह से उन काविशों को जो हम अमन के लिए करते हैं, जो वो सारी चीजें बेहतर करते हैं, फिर उनको बिगाड़ दिया जाता है, फिर उनको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, इस मुल्क को, उस दहशतगर्दी को, उधर ही हम फिर फंसे होते हैं। और उस दहशतगर्दी की वजह से आपको सब पूरी कौम जानती है, जाहिर है हमारी माशी हालात और सारी चीजें जो है वो बदतर होती जाएगी जब तक हम दहशतगर्दी के काबू नहीं पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह जो है पूरी कौम एक साथ है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पीछे खड़ी है, इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं अभी सूरत थे वो से भी मैं बात करी थी, ये जो मैंने आपसे पहले मीडिएटर वाली बात की थी, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है किसी चीज़ का कि हम पीटीआई से या उस एक मखसूस सियासी जमात से बात कर सकें, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी इशू के ऊपर और दूसरे इशूज़ के ऊपर, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन सिंपल है। जब पाकिस्तान की बात करनी है तो फिर हर किसी को पाकिस्तान की बात करनी है, और जो पार्टी पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहती उसको पाकिस्तान में एग्जिस्ट करने का हक नहीं है, फिर उस पार्टी को ही खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान से, ताकि ये एक ही दफा मसला हल हो। तो अब ये फैसला पीटीआई ने करना है कि उसने जो है वह पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले करना है या उसने दहशतगर्दों का साथ देना है। तो ये जो रवैया है उनका, उससे तो यही जाहिर होता है कि वो दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं। तो अब वो फैसला करने का टाइम पीटीआई के लिए है। बाकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी में मेच्योरिटी है, वो सब एक पेज पर है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। तो जो पार्टी नहीं कर रही उसको अब सोचने की बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा जुडिशल सिस्टम बहुत ही कमजोर है, और जुडिशरी को भी अब खड़ा होना पड़ेगा। जो दहशतगर्दी के वाकयात है, जो दहशतगर्द है, उसको बीएलए हो या कोई और तंजीम हो, उसकी जो है फौरी ट्रायल होनी चाहिए, 3 दिन के अंदर फैसले होने चाहिए, और ओपन हैंगिंग होनी चाहिए, चौकों पे हैंगिंग होनी चाहिए, वहां पे जो है ना उनको लटकाना चाहिए, जिस तरह सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में है। इस पर लोगों को पता चलना चाहिए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा वो उसका जो है उसको कैसे किरदार तक पहुंचा जाएगा, और वो 3 दिन में फैसला होना चाहिए। ये 6 महीने, साल, 2 साल में फैसले होना ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जुडिशरी को भी अपने आगे आना पड़ेगा, वो स्पेशल कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी जो खासतौर पे दहशतगर्दी के केसेस चलाएं, इस तरह की दहशतगर्दी, ये जो मुल्क के खिलाफ है, जो मुल्क की तंसीबात पे हमले कर रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, ये बात दिन में इस बात पे शुरू कर दें। मैं मेरे को यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारे मामला आपके बेहतर हो जाएंगे मुल्क में, कि जब 3 दिन के अंदर सजाएं हो और चौक पे लटकाया जाए उन मुल्जिमान को। हाँ, तो यही बात नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स में लिखी थी कि जो नए नेशनल एक्शन प्लान में ये लिखी हुई है, एक्चुअली ये बात लिखी हुई है कि जो डिले जस्टिस जो है वो डिनाई जस्टिस है, इसलिए जो ऐसी अदालतें बनाई जाए, खुसूसी अदालतों का कयाम अमल में लाया जाएगा जो फौरी सजाएं देंगी। आपके प्रोग्राम पे आज मुकाबला डिमांड कर रहा हूँ सीधे हिसाब से
کہ स्पेशल कोर्ट बनाए जो सिविल फैसला करें, और अगर वो कसूरवार साबित होते हैं तो उनको चौकों पर लटकाया जाए, आवाम आए, लोग देखें कि ये मुल्क के दुश्मन थे और देखो किस तरह लटके हुए। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करूं, शायद वो इतना थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा क्योंकि आज मैं सिक्योरिटी पे बात कर रही हूँ, आज गवादर के जो हमला इस पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने देखा अली अमीन गंडापुर की जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में ज़ोर ज़ोर से वो ये बोल रहे थे, भाई मेरे पास रिश्वत की शिकायत लेकर नहीं आया करें, आप जो है वो उस ऑफिसर को ईंट मार दें और वहीं के वहीं जो है ना बदला पूरा करें। अब ये इस किस्म के बयान अगर उसी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं और दे रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं कि ईंटें मारो जाके अफसरान को, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है फिर पाकिस्तान का। तो ये अपने लिए पहले बंद गली में है और जो दो चार दरवाजे खुले ये वो भी बंद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये अगर यही रवैया रहा तो कुछ महीनों में ये पार्टी की जो है रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी इलेक्शन कमीशन में। ये पार्टी बचेगी ही नहीं पाकिस्तान में, ना ये पार्टी होगी, ना ये इंतजार फैलाएंगे, ना ये दहशतगर्दों का साथ दे सकेंगे। ठीक है। सोहर थेबो साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि हम बार बार नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे होते हैं, आपने अगर उनके नकात पढ़े हों और नेशनल एक्शन प्लान के बारे में थोड़ा आपको अगर ब्रीफ हो तो बात यही है कि सारी चीज़ें हम फौज के ऊपर डाल देते हैं। हमारे पास इतने सारे मसाइल हैं, इथनिसिटी का मसला है, हमारे पास ये जो BLA वो नेशनल सेपरेटिस्ट हैं, ये अलग से चाहते हैं कि भाई सूबा अलग हो जाए, वट जो इनकी आइडियोलॉजी है वो ये लेकर आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए पाक फौज ने मुतअद्दिद बार जो है वो ऑपरेशन किए, काफ़ी ऑपरेशंस किए, लेकिन मेरा सवाल वही है कि हम देखते हैं कि एक वेव आती है, ऑपरेशन होता है, दब जाती हैं चीज़ें, लगता है कि ख़त्म हो गई, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद या कुछ साल के बाद दोबारा ये जो है वो अचानक से इनके जो एक्टिव हो जाते हैं सेल्स, जो स्लीपर सेल्स होते हैं, और फिर हम इस तरह का वाक़या देखते हैं जैसे आज गवादर में हुआ। तो आप लोग जब पार्लियामान में बैठेंगे या आप अपनी पार्टी की क़यादत से बात करेंगे तो क्या आप इस इशू को उठाएंगे कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसको भी जो है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाए इकोनॉमिक कंडीशंस के अलावा? जी देखिए ना, हमारी पार्लियामेंट, हमारी हुकूमत, हमारी कौम, हम सब जो हमारी पार्टी, मैं समझती हूँ कि हमारी अफवाज के साथ हैं, के पीछे ये बात नहीं है कि हमने ये कहा है कि सारी बातें अफवाज पे डाली जाएं। अफवाज हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमारी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, कौम का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और उन साथी टोलों को कुचलने के लिए जो है ना वो अपनी जान की बाजी भी लगाती है। जो साथी टोले जो मुख्तलिफ सूबों में हैं, जैसे कि आपने बलूचिस्तान की बात की, गवादर की, जाहिर है वहाँ पे भी बहुत सारे साथी टोले हैं जो नहीं चाहते कि ये मुल्क जो है मजबूत हो, ये नहीं चाहते, वो सूबों की बात करते हैं या वो अलहदगी की बात करते हैं, लेकिन हमारी अफवाज को हम झूठ पेश करते हैं कि अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और पूरी कौम उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखें वो एक सोच जो है वो बड़ी खतरनाक है। एक आप देखिए वजीर आला की बात की, जो एक सूबे का वजीर आला है, वो कहता है कि लोगों का सर फोड़ दो। ये क्या है? ये आज की ज़बान है, ये हाँ बिल्कुल यही मैंने जिक्र किया। हो सकता है कि ये एक तो लोगों का सर फोड़ दो, ये क्या कानून आइन और इस तरह से सूबे चलाए जा सकते हैं, वजीर आला चला सकता है, ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? ये तो वजीर आला KP के खैर आज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर वो इसी तरीके से एग्रेसिव मोड में अगर हुकूमत चलाना चाहते हैं तो हमें यकीनन हस्पताल में जो है वो ज़्यादातर बेड्स के ऊपर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लोग ही मिलेंगे या अफसरान मिलेंगे जिनके सर पटेंगे होंगे। तो ये क्या बात हुई कि आप आकर कोई भी कहेगा कि इसने मुझसे रिश्वत मांगी है और वो सर फोड़ देगा? ये क्या सबूत है कि कोई आकर किसी का सर फोड़ मैं यही तो बात कर रही हूँ जावेद साहब, मैं आपको भी चाहती हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी कि ये जो जिस किस्म के बयानात हैं और हम इसी पार्टी की बात कर रहे हैं कि ये बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, इनके वजीर आला कह रहे हैं सर फोड़ दो। सिक्योरिटी के साथ मैं इसको इस तरीके से जोड़ रही हूँ कि ये एग्रेसिव बयान है और ये जो है वो इश्तियाल अंगेजी में आते हैं और ये भी हमारे लॉ में आता है। अगर कोई इस किस्म का यानी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, रिलीजन हमारे इस्लाम मज़हब के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ बात करे या जो है किसी इदारों के खिलाफ बात करे तो उसके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। आज का बयान सुनकर लगता है कि आप लोग जो है वो बात करेंगे आपकी पार्टी के दरमियान कि भाई वज़ीर आला KP ने आज ये बात की है कि सर फोड़ दें।
دیکھیں پاکستان ایک بہت نازک موڑ پر ہے جی اور اس وقت اس طرح کا کوئی بھی بیان ہے نا پاکستان کے لیے بہت نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو. تو یہ اس پہ ضرور اب بات بھی ہونی چاہیے اور اب کوئی سخت فیصلوں کی ضرورت ہے. جی صرف باتوں سے بات اب چڑھ گئی ہے, باتوں سے نہیں ہوگا. بالکل. اب فیصلوں کا ٹائم ہے, ہمیں فیصلے لینے پڑیں گے اور پاکستان کا سوچیں سب مل کے. اور فیصل وابڈا کی جو میں سن رہا تھا انٹرویو, تو انہوں نے تو پہلے تھوڑا سا ٹائم دے دیا علی احمد گندا پور کو, تو شاید یہ کچھ دنوں کے مہمان ہی لگتے ہیں مجھے. اچھا بہت شکریہ شیخ جاوید صاحب اور سورت تھے وہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اسی کے ساتھ یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سورت تھیبو سے اور شیخ جاوید سے, اور ہم نے سیاسی پوائنٹ آف ویو لے لیا اس واقعے کا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کیا موقف ہے سیاسی جماعتوں کا, اور آج کے جو یہ حملہ ہم دیکھ رہے ہیں گوادر پہ, اس کو کس طریقے سے آگے جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے گا سیاست میں بھی اور پھر انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات میں دیکھتے ہوئے بھی. اسی پہ گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی نے, دفاعی تجزیہ کار ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. غضنفر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ گوادر پہ ایک دفعہ پھر بی ایل اے نے حملہ کیا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے جو ہے وہ ہم چیزوں کو سیکیورٹی کو سخت کرتے ہیں, کوئی آپریشن کرتے ہیں, اس کے بعد چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے بعد یہ جو ہے دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ نکل کے آتی ہیں دہشت گردی کی. 2-3 سال بعد آپ کو پھر واقعات کی ایک سیریز ملے گی کہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے اس وقت ملک جو ہے وہ ایک نہایت مشکل دور سے گزر رہا ہے. یہ بھی مجھے شیخ جاوید کہہ رہے تھے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. کیا ہوگا یہ آج کے حملے کے متعلق, آپ جو ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پھر میں جاننا چاہوں گی کہ پھر نیشنل ایکشن پلان کو پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جہاں تک تو پاکستان کے حالات کی آپ نے بات کی اور نازک دور کی بات کی, تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب سے پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں وہ ان کے دور میں ہمیشہ حالات جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتے گئے. اور دہشت گردی کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ تو جب سے آپ پاکستان میں شیعہ سنی کے فسادات شروع ہوئے تھے, ایون اس کا آغاز جو ہے دولت کے دور میں بھی ہو گیا تھا, اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کی لہر, 9/11 جو کچھ ہوا پاکستان میں, جب افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا, تو اس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کی ایسی جنگ میں چلا گیا جس سے ابھی باہر نکلنا ہم کو مشکل آ رہا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ حالات کچھ ٹھیک ہوتے نظر آتے ہیں. جب آپریشن ہوئے تھے نارتھ اینڈ ساؤتھ بلوچستان میں اور ایک ضرب قسم یہ جو فل فلیج اسٹریٹجی کے ذریعے آپریشن کیے گئے تھے سوات سے لے کے تمام, تو اس وقت دہشت گردی کی لہر جو دب گئی تھی, اس لیے کہ تمام دہشت گرد جن کو پاکستان پرسو کر رہا تھا, جس کے خلاف اب لڑ رہے تھے, یا وہ مارے گئے تھے یا وہ بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے. اب افغانستان کے اندر جو لوگ گئے تھے ان کو امریکہ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا تھا, طالبان کی حکومت آئی, انہوں نے ان دہشت گردوں کو آزاد کر دیا. اب وہ جا کے اس طالبان حکومت کے ساتھ مل گئے, اور اس کا مظاہرہ کل آپ نے دیکھ لیا کہ وہ غلیظ گل بہادر جو ہے جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے جو افغانستان کے اندر موجود ہے, اس نے کہا میں نے حملہ کرایا, اور آپ کو پتا ہے اس کا لنکیج ڈائریکٹ لنکیج جو ہے سراج الدین حقانی اور حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہے. بالکل. اب گوادر کا حملہ آپ کیا ذکر کر رہی ہیں؟ اب دیکھیے ایک حملہ ہوتا ہے کے پی کے میں, یہ جو اپنا پرسوں حملہ ہوا, اور ایک حملہ ہوتا ہے گوادر میں. اب اس سے بیک ڈرا اگر آپ لائن کھینچیں گے تو آپ کو اس کا سینٹر پوائنٹ جا کے افغانستان کے اندر ملے گا. اس حملے کے بعد پاکستان نے ایریل اسٹرائک کی افغانستان کے اندر, پھر امریکہ نے ایک اسٹیٹمنٹ آئی. لیکن اس وقت جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چاروں طرف سے ایک طرح سے اس دہشت گردی کے میٹرکس کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر نہ صرف افغانستان بلکہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ انڈین بھی پاکستان کے اندر اس دہشت گردی کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈی اسٹیبلائزیشن آج کی شروع نہیں ہوئی, اس کو آپ وہ ملاتے ہیں پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کے ساتھ, کیونکہ جب آپ کا ریجیم چینج آج سے کچھ عرصے پہلے ہوا تھا, اس کے بعد دیکھیے آپ کے اندر پولیٹیکل کنفرنٹیشن کتنی بڑی. تو یہ جو باہر کی پارٹ کا جو انٹرسٹ ہے وہ فردر ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس گورننس ماڈیول افیکٹو نہیں ہوتا. جب آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر گورننس کیسی تھی,
निगरान हुकूमत आई, आपको पता था गवर्नर कैसी रही। तो ये जो उससे पहले आपने थोड़ी खबरें सुनी थी कि कोई दहशतगर्द तंजीमें थी, उनके लोग जो है उनको आने की इजाजत दी गई, वो सवात के कुछ इलाकों में आ गए, वो हथियार भी लेके आए और लोगों को, हमारे उस वक्त के करता धरता को पता था कि वो लोग आए हुए हैं, तो आपने क्यों इजाजत दी? फिर उनको ये टाइम मिला रिकूप करने। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल ठीक करें, आपकी बात में मैं ऐड करना चाहूंगी कि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, ठीक है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी लैप्स है। अभी हमने ये देखा गवादर का हमला, आप इसको क्या कहेंगे? ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है, क्या है? क्योंकि ये सेकंड रो में हमला जो है सबसे बड़ा है। पहला अगर आप पीसी गवादर का देखें, उसके बाद गवादर पे ये वाला जो आज का जो कार्रवाई है दहशतगर्दों की तरफ से जो हमला किया गया है, ये लार्जेस्ट उसमें आता है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप कि हम स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे किसी भी पड़ोसी ममालिक से हमारे ताल्लुकात अच्छे तो नहीं है? यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी चीज को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द की अफरियत को जारी रखने के लिए। लेकिन आपने जो चीज कही है ना, उस पे भी मैं बारहा कहता हूँ कि हमें उस पे गौर करने की जरूरत है। चले, दुश्मन तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब जब आप वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे होते हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड टाइमली इंटेलिजेंस डिसेमिनेशन टू द सेंसिटिव टारगेट। तो अब बात यह है कि एक हमला होता है आपका, परसों हमला हुआ जिसमें एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जिसको मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ब्रेव ऑफिसर था, मैं जाती तौर पे आपको कह रहा हूँ, कराची के वो रहने वाले थे, 110 लॉन्ग कोर्स का वो ऑफिसर था, एंड ही वाज अ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। उसके साथ एक कप्तान है, वो शहीद हुए, कुछ जवान शहीद हुए, और उसके मतलब वो गाड़ी आई, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव भरा गया, उस गाड़ी में 20 केजी 25 केजी एक्सप्लोसिव था, वो आके टकराई, उसके बाद सुसाइड बॉम्बर आए। तो जब तक आपके पास इंटेलिजेंस, प्रायर इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो फिर इस किस्म के मुकदमे, इस किस्म के तो कार्रवाइयां होती रहेंगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका एलिमेंट है इंटेलिजेंस कलेक्शन का, उसके अंदर आपको कंप्लीट फेलियर नजर आ, वो काम नहीं कर रहा है, उसके जरिए आप अदारों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके टारगेट्स को जो थ्रेट परसेप्शन नहीं जा रही है। इसमें एक और चीज भी है कि मुख्तलिफ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो टाइमली इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करती हैं। नहीं, वो तो एक ऐसा ग्रेड बना हुआ है जिसमें इंटेलिजेंस तो शेयर होती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो चीज आती है वो तो इंटेलिजेंस कलेक्शन की आती है ना। जी। अगर आप इंटेलिजेंस कलेक्ट करेंगे तो इंटेलिजेंस शेयर करेंगे ना। अभी उसमें बड़ा सिस्टम रिफाइन हो गया है, मतलब ये CTD जब से बनी है, स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनी है, उनके अपने इंटेलिजेंस सिस्टम है, आपकी सिविल इंटेलिजेंस सिस्टम है, कराची में एक इंटेलिजेंस सिस्टम काम कर रहा है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन मतलब क्या है, जब आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, इंटेलिजेंस नहीं मिल रही, तो आपसे क्या सबक निकालेंगे? आप ये तो नहीं निकालेंगे कि बड़ी इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। मतलब बहुत सारी चीजों की इंटेलिजेंस मिलती है जिससे जरिए आप हमलों को अब जब वो रोक लेते हैं, बिल्कुल किस्म के बड़े बड़े हमले हो जाना और उसमें इतना बड़ा नुकसान हो जाना, इसका कौन मतलब कहीं तो चीजें आपको तलाश करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो क्या वो तलाश हो रही है, क्या उन पे काम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके लिए हम तो सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जो रिजल्ट के तौर पे सामने आ रही हैं। इस रिजल्ट के तौर पे सामने ये आ रही है कि हमले जो है वो तवातुर से हो रहे हैं और लोगों की जो है लोग शहीद हो रहे हैं, और उस शहादत के अंदर जो चीज रुकनी चाहिए, जिसको चाहे वो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस से रुके, चाहे वो ऑपरेशन के जरिए रुके, वो करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए, दोबारा और रिवाइव होनी चाहिए नेशनल एक्शन प्लान का, और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि आई होप जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि दोबारा से हमें थोड़े से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है अपने इदारों में, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इदारे हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो भी इदारे हैं, और टाइमली जो है वो इन्फो जो शेयरिंग है वो होनी चाहिए, तो फिर हम इस तरह के बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात से बच सकेंगे। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।